मैं हिंदी की व्याख्याता वसुधा महेश्वरी, जो पिछले 5 सालों से सरस्वती स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मेरे साथी अध्यापकों ने आपको स्कूल के बारे में बताया। इसके बारे में आप सब जान चुके हैं, तो इससे ज़्यादा और कुछ कहने की स्कूल के बारे में आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको हिंदी के टॉपिक भाषा के बारे में बताऊंगी, जो कि एक नॉर्मल शुरू से चलने वाला टॉपिक है। भाषा यह मनुष्य की अभिव्यक्ति का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की भावनाओं व विचारों को अभिव्यक्त करता है। भाषा मनुष्य की सबसे ज़्यादा अभिव्यक्त करने वाली भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाले साधन है। भाषा की व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है यह संस्कृत की एक धातु है और जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी, अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करे वही भाषा है। इसके द्वारा हम भाषा की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों की अभिव्यक्ति करता है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप माने जाते हैं। नंबर 1 है लिखित, और दूसरा है मौखिक। मौखिक रूप के अंतर्गत हम बोलकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं और लिखित रूप के अंतर्गत हम अपनी भावों को और विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। लिखने के लिए कुछ निश्चित ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और जिसे लिपि के नाम से जाना जाता है। भाषा लिखित और मौखिक दोनों ही मनुष्य की अभिव्यक्ति का साधन है, परंतु इनमें मुख्य अंतर है कुछ इस प्रकार से। जैसे मौखिक भाषा होती है वह स्वाभाविक होती है, जबकि लिखित भाषा में कृत्रिमता आ जाती है। और लिखित भाषा होती है उसमें लेखक को सतर्क रहकर लिखना पड़ता है। उस मौखिक भाषा, दूसरा अंतर इनमें है कि मौखिक भाषा है वह वास्तविक होती है और उसे बोलते समय हम अपने मन के विचारों को जैसे का तैसा अभिव्यक्त कर देते हैं, परंतु लिखते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, क्योंकि लेखक को शुद्ध रूप में लिखना पड़ता है। तीसरा अंतर है इसमें कि मौखिक भाषा में हमेशा ताजगी रहती है, परंतु लिखित भाषा हमेशा
प्राचीनता और क्रूरता लिए हुए होती है। चौथा अंतर, मौखिक भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है, क्योंकि जब भी हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करती हैं तो एक ही विचार को बोलते समय हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। परंतु लिखित भाषा होती है वह हमेशा स्थायी व स्थिर रहती है और उसे उसी रूप में, जिस रूप में लिखा गया है, बार बार पढ़ा जाता है। इस प्रकार लिखित और मौखिक भाषा में कुछ अंतर होते हुए भी दोनों ही अभिव्यक्ति का एक समान साधन है। भाषा के अंतर्गत अनेक रूप आ जाते हैं, जैसे कि भाषा का ही एक रूप है बोली। बोली ऐसा एक भाषा का छोटा रूप है जो थोड़ी थोड़ी जगह बाद बदलता चला जाता है। यह स्थानीय क्षेत्र की बोलचाल की आम भाषा है जिसे बोली के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमारी कहावतों में कहा भी जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी और 5 कोस पर वाणी, अर्थात कि जैसे थोड़ी थोड़ी क्षेत्र के बाद पानी का स्वाद बदलता है, वैसे ही थोड़े थोड़े दूर आगे जाने पर हमारे भाषा का रूप भी बदलता चला जाता है। बोली का कोई साहित्य नहीं होता, परंतु भाषा का साहित्य होता है और उसमें साहित्य रचना की जाती है, परंतु बोली में साहित्य रचना नहीं की जाती। पर यही बोली अगर कुछ अपना विस्तृत रूप ग्रहण कर लेती है, अर्थात जब इसका बोलने का क्षेत्र बढ़ता चला जाता है, तो ये भी एक उपभाषा के रूप में आ जाती है और उपभाषा के रूप में आने के बाद इसका भी अपना एक साहित्य बन जाता है। इस प्रकार भाषा और बोली में ये अंतर होता है। बोलियां कई अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग होती है। हमारी भाषा ही जिसमें अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से बदलाव आता चला जाता है। जैसे प्रत्येक क्षेत्र की अपनी एक भाषा होती है, राजस्थान की राजस्थानी तो पंजाब की पंजाबी। इस प्रकार भाषा की अनेक इकाइयाँ भी होती हैं। जैसे भाषा की इकाइयाँ, भाषा की वस्तुतः 4 से 5 इकाइयाँ होती हैं, जिसमें भाषा की इकाइयाँ सबसे पहली है ध्वनि। ध्वनि एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम भाषा का निर्माण करते हैं। हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों को संकेत रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरी इकाई है वर्ण।
वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे के, चे, टे इत्यादि। तीसरी इकाई है शब्द। जब वर्णों को जोड़ दिया जाता है तब शब्द की रचना होती है, अर्थात वर्णों को जोड़कर शब्द की रचना की जाती है। जैसे के प्लस मैं प्लस ले इक्वल कमल। चौथी इकाई है पद। पद शब्दों को विभक्ति सहित लिखने पर पद की रचना होती है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इस उदाहरण में राम ने एक पद है क्योंकि इसमें ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार रावण को दूसरा पद व बाण से तीसरा पद है क्योंकि इन तीनों में ही विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। अब भाषा का अंतिम इकाई है वाक्य। और जब शब्दों को जोड़ दिया जाए और किसी सार्थक वाक्य की रचना की जाती है, जैसे सार्थक शब्दों की समूह को वाक्य कहा जाता है। इसमें हमने जो राम ने रावण को बाण से मारा लिखा, ये एक पूर्ण वाक्य है और
इसमें सारे सभी सार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हमने भाषा की उत्पत्ति के बारे में, भाषा के रूप के बारे में और इसकी इकाइयों के बारे में पढ़ा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को माना जाता है और हिंदी की लिपि है देवनागरी, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हम भाषा के बारे में पढ़े हैं और इसमें अगर आपको कहीं कोई कठिनाई या प्रॉब्लम नज़र आए तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं और हमें अपने प्रश्नों के बारे में पूछ सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको कल बताएंगे।